नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति। आज हम देखेंगे दोस्तों, यानी कि भारतीय संविधान में हिंदी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उनको दोस्तों हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में जो हिंदी विषय वाले हैं, हिंदी सब्जेक्ट वाले ध्यान दें। देखिए, अगर आप लोग हिंदी विषय में रेगुलर क्लास चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हम जो है हिंदी विषय को यहाँ पर कवर कराएंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपका जो है हिस्ट्री से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी जो है हिस्ट्री वाले हैं वो दोस्तों उनके लिए रेगुलर यहाँ पर क्लास चल रही है, वो आप ज़रूर उसको अटेंड करें। और हिंदी विषय वालों को मैं आज आपको बता दिया है कि अगर आप लोग हिंदी विषय में रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखें, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और हिंदी में ही दोस्तों हम देखने वाले हैं आज हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान में हिंदी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उनको हम दोस्तों डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और आप सभी लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों, हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात करें तो भारतीय संविधान में हिंदी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक क्या है, हिंदी का वर्णन है दोस्तों, ठीक है। इसको हम एक एक करके इसको हम पूरा करेंगे। 343 में क्या है, 344 में क्या है, 45 में क्या है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अलावा आपको दो तीन अनुच्छेद और याद रखने हैं। कौन कौन से? एक है आपका अनुच्छेद 120 और एक है आपका अनुच्छेद 210, ठीक है। ये सारे अनुच्छेद दोस्तों किससे संबंधित हैं? ये सारे अनुच्छेद जो हैं हिंदी से संबंधित हैं, यानी कि भारतीय संविधान में हिंदी से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो ये हैं, ठीक है। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 और बाकी आप इसे जानती हैं 343 से 351 तक जो अनुच्छेद हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन याद रखेंगे आप, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17, ये भाग भी याद रखने हैं। अनुच्छेद तो आप याद रख रहे हैं, ठीक है। सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, 343 से लेके 351 तक, और अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको भाग भी याद रखने हैं। भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। भाग 17 का शीर्षक क्या है? राजभाषा है, ठीक है। यानी कि भाग 17 जो है इसका जो शीर्षक है वो क्या है? राजभाषा है। इस भाग में दोस्तों आपका भाग 17 में जो है दोस्तों, इस भाग में 4 अध्याय हैं, ठीक है, जो अनुच्छेद 343 से लेके 351 के अंतर्गत समाहित हैं। यह दोस्तों क्या कहा जाता है इसको? यह विख्यात है मुंशी अयंकर फॉर्मूला के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बात क्या हो रही है। देखिए जो आपका 17 जो आपका भाग है, इस 17 भाग में दोस्तों 4 इसके अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के अंतर्गत समाहित हैं। यह दोस्तों मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120, 1 और 210 है, जिसमें संसद एवं विधान मंडलों की भाषा संबंधी विवरण है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210, इसमें क्या है? इसमें संसद और विधान मंडलों के भाषा संबंधी इसमें विवरण है। क्लियर हो गया इतना? तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। आपको सीधे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के किन भाग में आपका भाषा संबंधी उपबंध है? तो यह भाग याद रखेंगे 5, 6 और 17, ठीक है। जो 17 वाला है आपका भाग, जो भाग 17 है, इसका शीर्षक क्या है? राजभाषा है। इसमें 4 अध्याय हैं।
जो आपके अनुच्छेद 343 से 351 तक समाहित है। और इसे दोस्तों क्या कहा गया है, मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आपका 210 और 120 है अनुच्छेद। ये दोस्तों इनमें क्या वर्णन है, इनमें संसद व विधान मंडलों की भाषा संबंधी विवरण है। ठीक है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपका अनुच्छेद 120 फर्स्ट और सेकंड इसको देखते हैं पहले। ठीक है, तो 120 में क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि 120 में क्या है। ठीक है, इसमें संसद एवं विधान मंडलों के भाषा संबंधी विवरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 120 फर्स्ट। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 120 फर्स्ट में कहा गया है, क्या कहा गया है अनुच्छेद 120 में। देखिए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझें। देखिए अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है, 120 फर्स्ट में कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। सीधे पूछा जा सकता है आपको, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका अनुच्छेद 120 फर्स्ट में। ठीक है, इसमें आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति उसे क्या करेगा, उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ये जो आपका प्रावधान है ये किस में है, ये है अनुच्छेद 120 फर्स्ट में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, 120 आपका सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 120 सेकंड में देखिए क्या उपबंध है, क्या प्रावधान है इसमें। देखिए जब तक संसद जो है विधि द्वारा यानी कि कानून द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका अनुच्छेद 120 सेकंड में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो है आपका 210। मैंने बताया 210 और 120 के दोनों पार्ट आपको याद रखने हैं। देखिए 210 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 210 जो है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 210 फर्स्ट में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या फिर राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 210 फर्स्ट में है। आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में भी विचार प्रकट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, अभी आपको मैंने बताया था ऊपर कि 120 में क्या है, उसमें क्या था संसद और विधानमंडलों के भाषा संबंधी विवरण थे। लेकिन यहाँ पर क्या है 210 में, यहाँ पर आपका क्या है, राज्य के विधानमंडल। ठीक है, राज्य के विधानमंडल की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, यानी कि विधानमंडल, विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों। ठीक है, इनमें अंतर है तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 210 में दोस्तों ये बताया गया है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य जो है, जो कार्य चलेगा विधानमंडल में, वो राज्य की राजभाषा में चलेगा या फिर आपका हिंदी में चलेगा या अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये प्रावधान है 210 में। ठीक है, आगे ये कहा गया है कि अगर कोई असमर्थ है, ठीक है, अगर कोई सदस्य जो है
मातृभाषा में बोलने में दोस्तों उसको फिर अगर वो इन लैंग्वेज में यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में उसको वो असमर्थ है बोलने में, तो उसको दोस्तों अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति जो है कौन दे सकता है? विधानसभा का अध्यक्ष या फिर विधान परिषद का सभापति दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको दो याद रखने हैं, अनुच्छेद 120 और 210। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 343 से स्टार्ट करते हैं 351 तक। ठीक है, चलिए पहला हम यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 343 यानी कि अनुच्छेद 343 में क्या है। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, याद रखेंगे इसको दोस्तों। सीधे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये प्रावधान किस में है? तो ये है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 343 में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे बीच से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत दिया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। तो ये प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। पहला तो ये है कि 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये किस में है? अनुच्छेद 343 में है। इसके साथ ही साथ दोस्तों संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, ठीक है, प्रयोग होने वाले भारतीय अंक जो है, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत दिया गया है कि जो शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा है, इसका प्रयोग जो है 15 वर्षों तक होता रहेगा। ठीक है, ये प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 343 में है, याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका अनुच्छेद 344। ठीक है, देखिए 344 यानी कि अनुच्छेद 344 में क्या है। देखिए दोस्तों, 344 में क्या है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 344 में क्या है। इसमें दोस्तों इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ यानी कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद, ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा, राष्ट्रपति, जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार का सुझाव देगा। ठीक है, ये किस में है आपका? ये प्रावधान है अनुच्छेद 344 में। जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, और न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये सारे प्रावधान किस में? 344 में है। अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ तक किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, ये भी आपका 344 में है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ के 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। ठीक है, ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति जो है पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हिंदी के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 5 वर्ष, ठीक है, यानी कि हिंदी में 5 वर्ष अगर आपका जो है प्रारंभ में 5 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, ठीक है, उसके 10 वर्षों के बाद भी जो है एक आयोग गठन करने की यहाँ पर बात कही गई है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, 344 संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत क्या है? ऐसी व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग और विस्तार का सुझाव देगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया आपको कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि 10 वर्षों के बाद भी यहाँ पर एक आयोग गठित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा। और इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ के 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर क्या होगा? संसद की एक विशेष समिति जो है क्या करेगी? राष्ट्रपति को राय देगी। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है दोस्तों पूरी रिपोर्ट को
देखेगा और उसके बाद जो है अपने जो निर्देश हैं, जो नियम हैं, उनको लागू करेगा। ठीक है, तो 344 आपको पता चल गया, अनुच्छेद 344। चलिए आगे चलते हैं 345 में। देखिए 345 में क्या कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 345 के अनुसार दोस्तों, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यानी कि सरकारी जो शासकीय प्रयोजन है, सरकारी कामकाज के लिए जो है इसको स्वीकार कर सकेगा। तो ये किस में है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 345 में। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 345 में क्या है। इसके अनुसार दोस्तों, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, विधि यानी कि कानून द्वारा, उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को जो शासकीय प्रयोजन यानी कि जो शासन का जो काम चलता है, तो शासकीय कामों के लिए इसको स्वीकार कर सकेगा। ये आपका 345 में है। ठीक है, यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। याद रखेंगे इसको कि अगर कोई विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है क्या रहेगा, यथावत रहेगा। ठीक है, ये किस में है प्रावधान, अनुच्छेद 345 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अनुच्छेद 346। देखिए अनुच्छेद 346 में क्या है। देखिए अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एवं राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 346 में क्या है, इसमें दोस्तों क्या है, इसके अनुसार संघ द्वारा निर्धारित जो भाषा है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच में, संघ के सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा हिंदी होगी। ये प्रावधान आपका किस में है, ये है अनुच्छेद 346 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। यदि दो या दो से अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है, आपको सीधे पूछा जा सकता है दोस्तों, यदि दो या दो से अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो दोस्तों ये संविधान के ये प्रावधान जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 346 में। क्लियर हो गया, 346 आप समझ चुके हैं। यहाँ पर देखिए इसके अनुसार संघ द्वारा जो निर्धारित भाषा है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, ठीक है, या फिर किसी राज्य और संघ जो केंद्र शासित है उस सरकार की केंद्र शासित प्रदेश के बीच में हो सकता है पत्र। तो इसमें जो राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी। ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 346 में है। और दूसरा याद रखेंगे, यदि दो या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। ये भी आपका प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 346 में है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं 347। देखिए अनुच्छेद 347 क्या है। देखिए अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी जो है उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्देशित करे, जो शासकीय मान्यता दी जाए। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 347 में क्या याद रखना है। देखिए अनुच्छेद 347 में क्या है, इसमें है दोस्तों, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ये चाहें कि उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको जो है उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा। ठीक है, ये आपका प्रावधान किस में है, ये है अनुच्छेद 347 में। ठीक है, ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जो है शासकीय मान्यता उसको दी जाए। ठीक है, ये किस में आपका अनुच्छेद 347 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद
348। देखिए 348 में क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों 348 जो अनुच्छेद है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जब तक जो है संसद विधि द्वारा कोई अ, और उपबंध ना करे, तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है की सभी कार्यवाहियां जो है अंग्रेजी में ही होंगी। दोस्तों ये प्रावधान किस में है? ये है आपका अनुच्छेद 348 में। ठीक है, याद रखेंगे इसमें क्या है। इसमें दोस्तों जब तक संसद जो है विधि द्वारा यानी कि कानून द्वारा कोई और उपबंध ना करे, तब तक उच्चतम न्यायालय तथा आपका उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां यानी कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी कार्यवाहियां होंगी वो अंग्रेजी में ही होंगी। ये प्रावधान है आपका अनुच्छेद 348 में। ठीक है, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से विषयों के जो पाठ हैं वो अंग्रेजी में होंगे अनुच्छेद 348 के अंतर्गत। इसको आप ऐसे समझें कि यहाँ पर ये कहा गया है कि संसद कानून द्वारा अगर कोई उपबंध ना करे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें सभी कार्रवाइयाँ जो है अंग्रेजी में होंगी। और इसके अतिरिक्त जो पाठ हैं, जो विषयों के जो प्राधिकृत पाठ हैं वो अंग्रेजी में होंगे। अब कौन कौन से वो विषयों के प्राधिकृत पाठ हैं उनको हम देखते हैं। देखिए पहला है संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन जो है ये आपके अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, दूसरा, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश भी जो है आपके किस में होंगे? अंग्रेजी में होंगे। ये आपका आर्टिकल 348 कहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है। अगला है इसमें संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश जो हैं, नियम, आदेश, विनिमय और उप विधियां, ये सभी अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग जो है प्राधिकृत कर सकेगा। यह बात उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश पर लागू नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ आपके प्रावधान हैं 348 के, जिसमें आपका मैंने अभी बताया इसमें क्या कहा गया है। 348 में क्या है? अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद जो है कोई कानून के द्वारा जो है कोई उपबंध न करे, तब तक उच्च न्यायालय और आपका सर्वोच्च न्यायालय के सभी जो इनमें जो कार्रवाइयाँ होंगी उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में, सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होंगी सभी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है कुछ विषयों के जो प्राधिकृत पाठ है वो भी अंग्रेजी में होंगे। वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 349। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 349 में क्या है। देखिए अनुच्छेद 349 के अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति जो है आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों ये आपका किस में है? 349 में है। क्या है 349 में? देखिए संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे, ठीक है, संसद यदि राजभाषा से संबंधित यानी कि हिंदी से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी लिए बिना नहीं चलेगा, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करेगा। ठीक है, विचार करने के पश्चात दोस्तों वो अपनी मंजूरी देगा या नहीं देगा, ये उसके हाथ में है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। 349 आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं अनुच्छेद 350। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 350 में क्या है। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत
उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा, ठीक है, जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है अनुच्छेद आपका 350 में क्या है, ठीक है। तो दोस्तों 350 में आपका, ठीक है, 350 में क्या है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, ठीक है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, उनकी प्राइमरी एजुकेशन जो है उनकी मातृभाषा में उनको दिए जाने की जो है पर्याप्त जो सुविधा है उसको सुनिश्चित कराई जाएगी, ठीक है। तो किसमें है दोस्तों, ये है आपका, ये प्रावधान किसमें है, ये है अनुच्छेद 350 में, ठीक है। समझ गए अनुच्छेद 350 में क्या है। इसमें दोस्तों उन वर्गों का विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अल्पसंख्यक आप याद रखेंगे 350, ठीक है। उसके बाद अगला है 351। मैंने आपको बताया हिंदी का जो हम वर्णन देखते हैं आपका 343 से लेके 351 तक है, ठीक है। चलिए 351 में क्या है, आप देखिए अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए, ठीक है। तो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, ये किसका कर्तव्य होगा, ये संघ का कर्तव्य होगा। उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः जो है आपका संस्कृत से और गौरतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि जो है सुनिश्चित करें। दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेंगे अनुच्छेद 351 में क्या है। तो अनुच्छेद आपका 351 में क्या है, तो संघ का दोस्तों ये कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का क्या करे, प्रसार बढ़ाए, ठीक है, उसका विकास करे ताकि वह भारत की जो सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की जो है अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, ठीक है। यानी कि अधिक से अधिक लोग अपनी जो बातें हैं उनको अभिव्यक्त कर पाएँ और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची, आपको पता है, आप सभी जानते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में पहले आपकी 14 भारतीय भाषाएं थी, अब जो है कितनी हो चुकी हैं, अब हो गई हैं, कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। तो यहाँ पर कुछ संशोधन हुए, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत आपका सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है, मणिपुरी जोड़ा गया, नेपाली जोड़ा गया, ठीक है, नेपाली भाषा जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई। तो ये संविधान संशोधन आपको पूछे जा सकते हैं कब हुए और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इन भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 351 आपको याद रखना है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौरतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। ये प्रावधान किसमें है, ये है अनुच्छेद 351 में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों संविधान में कुल भाषाएं जो हैं कितनी हैं और कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा को जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से है आपका कई बार जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चलिए देखिए दोस्तों संविधान में कुल भाषाओं की बात करें तो कुल भाषाएं जो हैं अभी प्रेजेंट में आपकी कितनी हैं, 22 हैं। तो पहले कितनी थी, 14 थी। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित कुल आपकी 14 भारतीय भाषाएं थी, ठीक है। उसके बाद देखिए संविधान के 21वें संशोधन के अंतर्गत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिंधी को जो है
कब जो है इसको शामिल किया गया, कौन सी अनुसूची में इसको शामिल किया गया और किस संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया और कब किया गया। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, संविधान के 21वें संशोधन, ठीक है, 21वां संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ेगी? सिंधी जोड़ेगी, ठीक है, और इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्लियर है? देखिए 14 हो गए, उसके बाद ये 15 हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका 16, 17, 18, ठीक है, आगे आपका 18, 19, 20, 21, 22 अभी आप काउंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका याद रखना आपने कि संविधान के 21वें संशोधन यानी कि 1967 में क्या जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। तो सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को संविधान के किस संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया, ठीक है। तो संविधान के 71वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था 71वां संविधान संशोधन? 1992 में हुआ था, जिसमें इन तीनों को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है? अगला है संविधान के 92वें संविधान संशोधन के तहत जो है 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इन 4 भाषाओं को दोस्तों कब शामिल किया गया? मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, इनको दोस्तों संविधान के 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। तो 92वें संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 2003 में, ठीक है। तो 92वें संविधान संशोधन के तहत ये 4 जोड़े गए दोस्तों भाषाएं, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, 2003 में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है, जो संख्या में कितनी है? 22 है। कितनी है? 22। तो 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में हमें मिलता है? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। किसी प्रकार से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब देखिए 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, इनको आपको देखना है, याद रखना है। पहला है असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ये 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, किसमें है? ये 8वीं अनुसूची में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में दोस्तों ये 22 भाषाओं का उल्लेख है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको अभी बताया कि पहले जो है संविधान में 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। उसके बाद 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के तहत आपका 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद संविधान के 92वें संविधान संशोधन के तहत जो है 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि भारतीय संविधान में हिंदी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों को दोस्तों आपने पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।